फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में इसको अलंकार कहते हैं, इसको ऑर्नामेंट कहा जाता है, ऑर्नामेंट, आभूषण। टू क्रिएट of the poem is called figures of speech. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? टू क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना, द ब्यूटी ऑफ द पोएम, कविता में सुंदरता को उत्पन्न करना, इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच, उसी को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। आभूषण, जिस प्रकार से किसी महिला को अगर आभूषण पहना दिया जाए उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह से कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े धारण कर लेता है ना, उसकी सुंदरता अपने में बढ़ जाती है, तो भी पहले तो बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाती है। ये विशेष खासियत होती है एक फिगर ऑफ स्पीच की। लेकिन यहाँ पर कविता की सुंदरता बढ़ाना है, कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है, जिसे फिगर स्पीच कहते हैं। फिगर स्पीच देखा जाए कि ये 7 प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ फिगर स्पीच, काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। देयर आर, अगर बात करें ये कह सकते हैं कि देयर आर मैनी टाइप्स फिगर ऑफ स्पीच, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, स्पीच, बट द syllabus of intermediate is only 7 types, is only 7 types. There are many types of figure of speech, बहुत प्रकार की फिगर स्पीच होती हैं अंग्रेजी साहित्य में, लेकिन सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट में केवल 7 प्रकार की फिगर स्पीच की गणना करता है, 7 प्रकार के अलंकारों की बात कहा जाता है। यहाँ तक देखा जाए कि जो कहा गया मैनी टाइप्स, तो मैनी टाइप्स को अगर देखा जाए तो मैनी टाइप्स के यहाँ आंसर क्या है? मैनी टाइप्स में लगभग 28 प्रकार की फिगर स्पीच अलंकार होते हैं, और यहाँ 11th में 12th में जो हमारा सिलेबस है उसमें केवल 7 टाइप्स की फिगर स्पीच होती है। फिगर स्पीच अलंकार का जो रूप है ये इस तरह से वर्क करता है कि अगर किसी चीज को सुंदर बनाना है तो उसमें विभिन्न प्रकार की चीजों को उसमें मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति को सुंदर बनाना है तो उसकी पोशाक, उसके आभूषण वो होने चाहिए। किसी वस्तु को सुंदर बनाना है, राइट, तो उसके हिसाब से कुछ सौंदर्यीकरण, फूलों की माला, झालर आदि चीजें, विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स, विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो चीजें बहुत सुंदर दिखने लगता है, उसमें जो भाव होता है वो पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है। तो यही काम कवि करता है। पोएट चाहता है कि उसकी कविता जीवित रहे, लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को सम्मोहित करे। उसके लिए कवि से क्या करता है, उसमें अलंकारों का प्रयोग करता है और नए नए अलंकारों को सोच करके उसमें उसका उपयोग करता है। शब्दों के माध्यम से कविता और जीवित हो जाती है, जिसको श्रोता सुन करके भाव विभोर हो जाता है, बार बार कविता पढ़ी जाती है, बार बार कविता सुनी जाती है। उसका एक मात्र कारण होता है उसमें प्रयोग किए गए अलंकार। अगर अलंकारों को कविता से हटा दिया जाए
तो उसी प्रकार से वो हो जाएगा जिस प्रकार से किसी घड़ी से बैटरी निकाल दी गई। उस वक्त घड़ी तो है, लेकिन बैटरी निकल जाने से घड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से कविता में अगर अलंकारों का उपयोग हटा दिया जाए तो उसमें जो रस है, आनंद है, जो लावण्यता है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कवि काव्य के लिए कहा गया रसात्मक वाक्यम की काव्य। जिस काव्य में कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं है, तो वो किसी प्रकार का काव्य नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये केवल बात हो रही है केवल फिगर स्पीच के बारे में, अलंकार क्या होता है। और आभूषण एक व्यक्ति की शोभा बढ़ाता है। यहाँ आभूषण का कॉन्टेक्ट किससे है? पर्सन से है। और अलंकार का किससे है? पोएम से। अलंकार पोएम को इंडिकेट करता है और जो ऑर्नामेंट होता है वो पर्सन को सुंदर बनाता है। यहाँ पर हमें अगर लिटरेरी टर्म में बात करनी है, साहित्य में बात करनी है, तो हमें कविता को देखना है, जिसमें आपने कहा देखा ये टू क्रिएट द ब्यूटी ऑफ द पोएम इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ कविता को सुंदर बनाना है। कविता जितनी सुंदर होगी उतनी ही ज्यादा वो समाज में, लोगों के बीच में मान्य होगी, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। और इसी कारण से ही जितने भी हम लोग गीत सुनते हैं वो गीत क्या हैं? कविता के ही रूप हैं। विभिन्न प्रकार के लिरिक्स जो आते हैं, विभिन्न प्रकार के लोकगीत आते हैं। अगर हिंदी बात करें तो जो गजल आती है, जो शायरी आती है, जो कव्वाली होती है, जो दोहा सोठा, ये सब छंद, चौपाइयाँ, जितनी चीज़ होती हैं, ये सब कविता के रूप हैं। इनको विभिन्न प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करने के कारण से लोग उनको बड़े चाव से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग सा आनंद मिल रहा है। जब कोई व्यक्ति फिल्म देखने जाता है तो फिल्म बार बार नहीं देखता, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, ऊब गया, लेकिन गाना उसके इतने मनपसंद होते हैं वो बार बार गाने को सुनता है। कोई महफिल है, कोई पार्टी है तो वो गीत बजता है, कहीं बाहर जा रहा गीत बजता है, गाड़ी से सफर कर रहा है तो गीत बजा रहे हैं कि गाना बहुत अच्छा था। तो गाना जीवन में कई बार सुने जाते हैं, पर फिल्म उतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती। तो सबसे प्राथमिकता किसकी हो जाती है? गाने की। रीजन क्या है सिंगिंग का? उसमें मिक्स किया गया अलंकार, ऑर्नामेंट। जितना ज़्यादा उसमें उपयोग किया जाएगा उसके द्वारा ही वो चीज़ बनाया जाता है। तो प्रायः साइड में होगा डालने का, तो इसको देखना है कि आप कितने तरह से किसी चीज़ को आप करते हो। अगर हम जितनी अच्छे से अलंकारों को याद कर लें तो हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो अलंकार को आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चंस आता है, 4 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो 4 नंबर पाने के लिए सबसे जरूरी होती है हमें अलंकार की डेफिनेशंस को जानना। जब तक हम अलंकार की डेफिनेशंस को नहीं जानेंगे तब तक हम अच्छे नंबर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो किस प्रकार से हम पहले इसको लर्न करें, कैसे पहले हम जानें कि अलंकार क्या है। इंटर लेवल में जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच में तो ये हमारा इंटर लेवल में 7 टाइप्स की होती है। 7, हाँ, इसी को शॉर्ट में फोज कहा गया। फोज इज इक्वल टू शैम्पू। एक वर्ड है छोटा सा, इसको आपको याद करना है। फोज माने फिगर ऑफ स्पीच, शैम्पू। अब इसमें एस फॉर, एस से क्या हो गया? शिवली। एच फॉर, नोट कर लीजिएगा, एच फॉर हाइपरबल, A for apostrophe, M for metaphor, P for personification, O for oxymorons, and just last O for onomatopoeia. This is the
7 types of figure of speech: simile, hyperbole, apostrophe, metaphor, personification, oxymoron, onomatopoeia। अगर इसमें हम देखें शॉर्टकट में तो इन फिगर स्पीच के नाम को हम याद कर लें तो इनकी अपनी अपनी पहचान होती है, राइट। ये 7 प्रकार की फिगर स्पीच हमें 7 प्रकार के वाक्यों को बनाने का एक अलग तरीका सिखाते हैं कि अगर ये अलंकार किसी कविता में प्रयोग कर दिए गए तो कविता में एक अलग प्रकार का निखार आ जाता है, अलग प्रकार की सुंदरता उसमें आ जाती है। और ये अलंकार एक प्रकार से हमें साहित्य की ओर एक अग्रसर कर रहे हैं, लिटरेरी टर्म्स को, कि हम कितने अच्छे इसको समझ सकते हैं, कितने स्ट्रांगली इसको हम समझ रहे होते हैं। और इससे एक हमें शिक्षा भी मिल रही होती है, एक हमारा एक लेसन भी, हमारा एजुकेशन जो मिलता है। अगर हम एजुकेट होते हैं तो अलंकार एक प्रकार से हमें एजुकेट भी करता है, शिक्षा भी करता है, शिक्षित भी करता जाता है कि बारी बारी से वो हमें कुछ ना कुछ नई नई चीजें प्रदान करता रहता है कि हम अपने शब्दों में किन चीजों का उपयोग करें या किस प्रकार के लोग हमारे से पाए जाते हैं तो हम उनको बड़े उपयोग करके जान सकते हैं। जैसे सिमली को हिंदी क्या कहते हैं? उपमा अलंकार, जहां उपमा दी जाए। हाइपरबोल क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। एपोस्ट्रॉफी को संबोधन, और मेटाफर को रूपक, और पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण, ऑक्सीमोरन को विरोधाभास, और ओनोमोटोपोइया को ध्वनि सूचक, राइट। ये सारी चीजें हम हिंदी के माध्यम से भी जान सकते हैं, उससे हेल्प मिल जाएगी कि हिंदी में किस प्रकार से हम सेंटेंस को पहचानते हैं। अगर हिंदी का अलंकार हमें कुछ ज्ञान देता है तो इंग्लिश को समझने में और आसान हो जाता है। उपमा अलंकार का अर्थ क्या है? जहां पर किसी वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए, लेकिन जहां तुलना की जा रही है तो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। जहां सेम हो गया तो उपमा नहीं हो जाएगा, वो एक से तुलनात्मक वाक्य होगा। तो दोनों में एक डिफरेंसेस पाए जाने चाहिए, तभी वो सिमिली कहलाता है, राइट। तो यहां हम बारी बारी से अब डेफिनेशन याद कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 सिमिली, नंबर 1 आज हम बात करेंगे सिमिली। सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, और उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जा रही होती है और दोनों चीजें एक दूसरे के भिन्न होती हैं। तो आप कह सकते हो कि सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच which is comparison between two different objects at least one point in common. One point is common. The word are used like so, as, just. You see, in the example of simile,
is a figure of speech which is comparison between two different objects at least one point in common. This is the definition of simile. And the words are used like so as just is these words in the sentence, that sentence called simile. For example, life is like a dream. Here like word is used in the example of this sentence. So this sentence tells, this is the simile. Life and dream, it is just different to each other. Life is like a dream, it means it is not equal that. दोनों सेम नहीं है. जीवन एक सपने के समान है. सपना नहीं है, सपने के समान है. सपने जैसा जीवन है. और इसमें दोनों ही डिफरेंट हो गए. लाइफ का संबंध मैन से है, मनुष्य से संबंधित है, मैन बिलोंग करता है. और ड्रीम किसमें करता है? इमेजिन से, कल्पना से, इमेजिनेटिव बात करता है. तो दोनों डिफरेंट हो गए. जीवन का संबंध मनुष्य से है, मनुष्य ही सपना देखता है, लेकिन दोनों काल्पनिक चीजें हो गई. और इनको जोड़ने वाला जो कैरेक्टर है वो हमारा लाइक हो गया. उसमें कह रहा है कि तुलनात्मक जो शब्द होंगे जो कंपैरिजन करेगा उन 4 शब्दों के का प्रयोग किया जाता है. लाइक, सो, एज, जस्ट. अगर ये शब्द कहीं भी प्रयोग किए गए हैं किसी भी एग्जाम्पल में तो वह एग्जाम्पल सिम्बली का कहलाता है. कोई भी एग्जाम्पल हो. इट मीन्स अगर सेंटेंस में इस तरह से कोई मान लो एज से एग्जाम्पल दे दिया जाए, एज टू करके सेंटेंस आ जाता है, तो उस प्रकार से हम वहां पर एज की तरह बना सकते हैं. जैसे कहा गया कि he is as strong. He is as strong as a wall. वो इतना मजबूत है जितना कि एक दीवार होती है. राइट. तो ही क्या हुआ? जीवित है, मैन हो गया. एंड वॉल क्या हो गया? वस्तु हो गई, निर्जीव चीज हो गई. मतलब उसकी मजबूती की बात कही जाए वो इतना मजबूत है जैसे कि दीवार होती है कठोरता में. राइट. तो इस प्रकार से वहां पर किया गया. लेकिन अगर चीज समान रूप से तुलना कर दी जाए, दोनों बराबर की वस्तुएं हो जाएं, तो वहां वो सिम्बली नहीं हो सकता. सिम्बली होने के लिए दोनों का डिफरेंट होना अनिवार्य. इट इज कंपल्सरी जस्ट डिफरेंट टू थिंग्स. सेम अगर हो गया तो वहां पर हम सिम्बली को नहीं कहेंगे. अब इसी के एक्सेप्शन में अगर बात कही जाए, जैसे सेंटेंस कुछ और दे दिया गया, ठीक है, सेंटेंस में इसमें एग्जाम्पल और ले लें. अगर हम इस तरह समझाएं इसको, अब यहां पे लाइक आ गया, यहां पर एज आ गया. और एक और एग्जाम्पल मैं जैसे दूं कि महाराणा प्रताप was as brave as his father. तो क्या ये सिम्बली है? यहां पर सिम्बली नहीं होगा. क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप एक इंसान है, दिस इज द पर्सन, और हिज फादर भी क्या है? पर्सन है, पिता है. दोनों पर्सन को कर रहा है. तो एक व्यक्ति की तुलना जब अगर की जाएगी तो वो सिम्बली नहीं होगा. यहां क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिनसे कंपैरिजन हो, वो दोनों ही क्या हो? डिफरेंट. सेम अगर हो गए तो सिम्बली नहीं होगा. तो यहां पर हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉट सिम्बली. अगर हम बात करें तो ये क्या कहेंगे कि इट इज नॉट सिम्बली. इट इज नॉट सिम्बली. अब ये सिम्बली नहीं है. क्यों? कि जब समान तुलना होती है, इक्वल बराबर चीजों से कोई तुलना की जाती है, उसको सिम्बली नहीं कह सकते. सिम्बली कहने के लिए दोनों का डिफरेंट होना जरूरी है.
दोनों का डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ आप डिफरेंस को सिंपली बनाना चाहेंगे, तब क्या करें कि अगर हम इस शब्द को हटा दें, इस फादर अगर सिंपली बनाना चाहें तो हम इसको अगर हटा दें और हटा करके यहाँ एक नई चीज यूज कर दें। अगर हम यहाँ लगा दें कि महाराणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन। लॉयन मीन्स शेर। मतलब महाराणा प्रताप इतने बहादुर थे जितना कि एक शेर होता है। अब ये शेर क्या है? एनिमल, एनिमल है ना। अब वो क्या हो गए? मैन हो गए, पर्सन हो गए। अब इंसान और जानवर तुलना हो रही है कि वो इतने बहादुर थे जितना कि एक शेर होता है। तो दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, राइट। अगर डिफरेंट हैं तभी ये क्या कहलाएगा? अब ये सिमिली हो गया। अब इसको हम यहाँ पर सिमिली बोल सकते हैं। दिस इज द सिमिली। सिमिली का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जिससे कंपेयर हो रहा है वो उससे डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल साफ पहना। अगर सेम सेम हो गया, सेम सेम अगर हो गया यहाँ पर, तब फिर उसमें सिमिली हम नहीं कहेंगे, राइट। जैसे कहा गया फॉक्स इज एज एक्टिव एज अ लेपर्ड। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। लोमड़ी इतनी ज्यादा फुर्तीली है जितना कि लेपर्ड होता है। लेपर्ड माने तेंदुआ होता है। तेंदुआ एक तरह, तेंदुआ एक जानवर है, फॉक्स भी जानवर है। तो ये इतनी फुर्तीली है जैसे कि तेंदुआ। दिस इज नॉट सिमिली, क्योंकि सेम हो गए, राइट, सेम हो गए। लेकिन अब ये कहा जाएगा कि योर चाइल्ड इज एज एक्टिव एज अ फॉन। तुम्हारा बच्चा इतना फुर्तीला है जैसे कि हिरन का बच्चा होता है। अब यहाँ क्या हो गया? सिमिली हो गया। जैसे आपने एक पोएम पढ़ी थी 9/11 थी ना, एजुकेशन ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर करते हैं लूसी का। तो लूसी इतनी फुर्तीली थी, ऐसे स्पोर्ट्स करती थी जैसे कि एक फॉन, एक हिरन का बच्चा जंप करता, उछलता है, कूदता है। तो यहाँ सिमिली होगी। तो सिमिली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि 4 शब्दों में कोई एक शब्द हो। पहला पहचान, इन 4 वर्ड्स में कोई एक वर्ड प्रयोग की जाए। अब देखिए यहाँ लाइक हो गया, यहाँ एज हो गया, यहाँ एज हो गया, कोई सा आ जाएगा, वहां जस्ट आ जाएगा, कहीं पर सो आ जाएगा, राइट। तो ये सारे सेंटेंस एक चीज इंडिकेट करते हैं कि ये सब सिमिली हैं, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होने के लिए क्या है? दोनों का ऑब्जेक्ट का होना डिफरेंट अनिवार्य है। इसलिए 2 ऑब्जेक्ट अगर सेम हो गए तो हम उसे सिमिली नहीं कहेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो मैं शॉर्टकट दिखा दे रहा हूं। इस शॉर्टकट में अगर देखें सिमिली को, सिमिली की मेन पहचान जो है वो ये है कि 4 शब्दों में एक शब्द हो। 4 वर्ड्स हैं। इस पूरे का शॉर्टकट आप समझ सकते हो। सिमिली को इंडिकेट करना है तो क्या होना चाहिए? पहला पहचान कि लाइक, सो, एज, जस्ट, सच एज हो सकता है, ये सब कि ये वर्ड्स आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया गया, ठीक। कौन से? लाइक, सो, एज, जस्ट, सच एज आर यूज्ड इन द एग्जाम्पल, ठीक है। और उसमें से सब में कोई हो, एनी वन वर्ड, कोई जरूरी नहीं 4 शब्द आए, एनी वन वर्ड। 4 वर्ड है ना, 4 वर्ड्स में कोई एक वर्ड आ जाए, कोई एक वर्ड उसमें आ जाना चाहिए उस एग्जाम्पल में, तो ये कंफर्म करता है कि सिमिली हो सकता है। लेकिन दूसरा अगर नहीं हुआ तो सिमिली नहीं होगा। दूसरा क्या है? 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये 2 चीजें उसमें प्रयोग होनी चाहिए। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और लाइक, सो, एज, जस्ट, राइट। लाइक, सो, एज, जस्ट का प्रयोग होना अनिवार्य हो, और तब ये जरूरी है, और साथ में एग्जाम्पल दिया गया।